गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम 8th चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। 8th चैप्टर था हमारा रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, इसी चैप्टर को हम आज कंटिन्यू करते हैं। जिसका नेक्स्ट टॉपिक है वो है एमर्जिंग इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स या उभरते प्रश्न और समस्याएं। ठीक है, किससे रिलेटेड है ये उभरते प्रश्न? कल हमने एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन किया था, कृषि विविधीकरण किया था कि एक ही चीज़ की खेती है वो बार बार नहीं करनी चाहिए, हमें फसलों को हेर फेर कर उगाना चाहिए। तो उससे रिलेटेड अगर हम एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन को अपनाते हैं तो उसमें कौन कौन से इश्यूज या प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे सामने आते हैं, हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, हम आज उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है इसमें सोशो इकोनॉमिक कंसंट्रेट्स, ठीक है, या सामाजिक आर्थिक प्रतिबंध। इसमें क्या होगा कि छोटे किसान जो होते हैं वो इस योग्य नहीं होते कि वे फसलों और गैर फसली उद्यमों में इन्वेस्टमेंट कर सके। ठीक है, जब आप एक फसल आपने उगाई, ठीक है, उसको काट कर आपको दूसरी फसल उगानी है, उसको काट कर तीसरी फसल उगानी है, तो इसके लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। तो जो हमारे देश में छोटे किसान हैं उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो इन्वेस्ट कर सके क्रॉप में। ठीक है, दे ऑल्सो फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्पेंड टाइम टू लर्न अबाउट, अंडरटेक एंड एज्यूम रिस्क ऑफ एडोप्टिंग एनी न्यू एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक एक्टिविटी। और ना ही उनके पास इतना टाइम होता है कि वो न्यू एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक एक्टिविटी को, जो उसके नए तरीके हैं, उसको एडोप्ट कर सके, उनकी जो ट्रेनिंग है वो ले सकें। ठीक है, अनलेस द रिलेटिव इकोनॉमिक गेन्स फ्रॉम सच एक्टिविटी हैव ऑलरेडी बीन डेमोस्ट्रेटेड एल्सवेयर और अनलेस एक्सपेक्टेड रिलेटिव्स। ठीक है, तो उनको कोई फायदा तो दिखता नहीं है इसमें, तो इसलिए क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता उसमें लगाने के लिए, तो इसके लिए वो ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन में। और हमारे देश के जो बहुत सारे छोटे और सीमांत किसान हैं वो क्या करते हैं, अपना सब्सटेंस फार्मिंग करते हैं। ठीक है, और ये प्रथा है वो तब तक जारी रहेगी जब तक उनको ये भरोसा नहीं हो जाता कि उसे बिना किसी सुविधा और अनिश्चितता के उचित मात्रा में खाद्य सुरक्षा कैसे प्राप्त होगी। एक जो मेन प्रॉब्लम है वो हमारे देश में वो ये है कि छोटे किसान हैं वो अपने जो खाद्य की जो आवश्यकता है वो अपने खेत में अनाज उगाकर पैदा करके उनको आवश्यकता को पूरी करते हैं। अगर वो अनाज नहीं उगाएंगे और चीज़ें उगा लेंगे तो उनकी खाद्य सुरक्षा कैसे पूरी होगी, कि उनको खाने के लिए कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो ये एक दिक्कत आती है, इसको हम कहते हैं सोशो इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स। सेकंड है टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स या तकनीकी बाधा या प्रौद्योगिक बाधा भी हम इसको कह सकते हैं। इसमें क्या है कि जो अगर टेक्नोलॉजी है, ठीक है, वो अच्छी हो, टेक्नोलॉजिकल चेंज होल्ड्स द की टू एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन। टेक्नोलॉजी अच्छी हो तो वो एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, प्रौद्योगिक विकास का वर्तमान स्तर उच्च कीमत फल और सब्जी फसल के लिए न केवल अपर्याप्त है बल्कि उपलब्ध औद्योगिक कृषि जलवायु संबंधी के लिए भी उपयुक्त भी नहीं है। अब देखो, एक जगह पर एक जैसी चीजें हैं वो नहीं उगाई जा सकती। ठीक है, अब जैसे जहां पर वर्षा ज्यादा होती है या सिंचाई के साधन ज्यादा है तो वहां पर चावल अधिक उगाया जाता है, क्योंकि चावल है वो काफी पानी में खड़ा रहता है, उसके लिए अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो ये भी हमें दिक्कत आती है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी फ्रूट है, सब्जी है या अनाज है हम कहीं पर भी उगा सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्लाइमेट चाहिए अच्छा। ठीक है, और हमें वहाँ का मौसम चाहिए, सिंचाई चाहिए। ठीक है, तो ये जो एग्रो क्लाइमेटिक सिचुएशंस है वो चाहिए, ये हर जगह हर चीज़ के लिए उपयुक्त नहीं होती। तो एक ये दिक्कत आती है हमें, इसको हम कहते हैं टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स। थर्ड है इसमें इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल कंस्ट्रेंट या आधारिक संरचनात्मक और संस्थागत प्रतिबंध। ठीक है, इसमें क्या है कि देश में सरकार द्वारा स्थापित आधारिक संरचना है वो विकसित देश में ज्यादा है। ठीक है, आधारिक संरचना हम पढ़ के आए हैं, जैसे सड़कें हैं, यातायात के साधन हैं, ठीक है, पुल है, ब्रिज है, फ्लाईओवर्स हैं, ये सारी चीजें हैं क्या कि जो कृषि वस्तुएं हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में मदद करती है। लेकिन ये जो सारी सुविधाएं हैं वो कहाँ पर हैं? विकसित देशों में है, गांव में या छोटे शहरों में ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं है।
ठीक है। और जो ये है रोड फैसिलिटी ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट लिंक्ड मार्केट इन द नेबरहुड, कि जहां पर अपना सामान बेच सके किसान, ठीक है, ऐसी मंडी चाहिए, फिर कोल्ड स्टोर चाहिए, इरिगेशन की सुविधा चाहिए, पावर चाहिए, सारा दिन बिजली है वो चाहिए, विच आर सो एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन। ये सारी चीजें हैं वो एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन के लिए जरूरी होती हैं, लेकिन छोटे शहरों में या गांवों में ये सुविधाएं अभी तक उपलब्ध नहीं हैं। इसके लिए फिर कृषि जो विविधीकरण है या एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन है वो मुश्किल लगता है। फोर्थ है फिजिकल कंस्ट्रेंट्स या भौतिक प्रतिबंध। भौतिक प्रतिबंध का क्या मतलब है कि जो सभी प्रकार के लैंड्स हैं या ऑल टाइप्स ऑफ लैंड एंड लोकेशंस आर नॉट इक्वली सुटेबल फॉर डाइवर्सिफाइड, ठीक है। सभी तरह की भूमि पर देखो किसी के लिए कैसी मिट्टी चाहिए होती है, जो दूसरी फसल है उसके लिए अलग तरह की मिट्टी चाहिए होती है, ठीक है। कुछ चीजें पहाड़ों पर उगती हैं, कुछ प्लेन मैदानों में उगती हैं, तो लोकेशन और लैंड के हिसाब से वो चीजें वहां पर उगाई जाती हैं। Moreover, in greater part of high rainfall irrigated zones, heavy textile of soil, poor drainage system stand in the way of diversification. ठीक है, कहीं पर बहुत भारी रेनफॉल होती है, कहीं पर इरिगेशन के साधन है, कहीं पर नहीं है, ठीक है, या ड्रेनेज सिस्टम है वो नहीं है, तो ये सारी चीजें ऐसी होती हैं जो उसकी मार्ग में बाधा होती है। इसके कारण हम क्या नहीं कर सकते कि जो एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन है वो नहीं कर पाते। और क्या दिक्कत आती है, एक छोटे छोटे जो खेत हैं, जो हमारे देश में छोटे किसान हैं उनके पास छोटे छोटे खेत होते हैं, उस पर वो कोई भी एक फसल है वो बड़े पैमाने पर या लार्ज स्केल पर नहीं उगा सकते। गवर्नमेंट ने उसके लिए कंसोलिडेशन या चकबंदी भी की थी, लेकिन वो भी अभी तक पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए हैं, ठीक है। तो ये बेटा आपको इसके जो इसमें बाधाएं हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, ये आपको करने हैं एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन के।